नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जीपीएफ फॉर्म कैसे भरें। आप इस जीपीएफ फॉर्म को अपने कंसर्न ऑफिस के अकाउंट ब्रांच से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देख सकते हैं, इस टाइप का आपको जीपीएफ फॉर्म अपने अकाउंट ब्रांच से मिलेगा, जिसमें लिखा होगा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक निकासी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो इस टाइप का फॉर्म आपको ले लेना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, जिसमें दिया हुआ है दल संख्या, पद, नाम। इसमें क्या है, रेजिमेंटल नंबर, रैंक और नाम। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट पे भर देना है। नंबर 2 पे है आपका जो जीपीएफ अकाउंट नंबर है, जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर है, वो आपको इसमें भर देना है। ठीक है। और नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में जिस लेज़र को, जिस जीपीएफ स्लिप को आप इसमें संलग्न कर रहे हो फॉर्म के साथ, उसका फाइनेंशियल ईयर आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 4 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको अपनी बेसिक पे लिखनी है, जो कि बिल, जीपीएफ बिल बनाते समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे लिखें तो आपको याद है तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और पॉइंट नंबर 6 भी इतना ज़रूरी नहीं है, अगर याद है तो आप लिख दें। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें पॉइंट नंबर 7 के क्या में दिया हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि की संलग्न वार्षिक विवरणिका के अनुसार वर्ष। मतलब इसका मतलब है कि जो आप जीपीएफ स्लिप जो संलग्न कर रहे हैं, वो कौन से वर्ष की संलग्न कर रहे हैं। ठीक है। तो जो मान लिया इन्होंने किया है 21, क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, जो फॉर्म हम जैसे आप देख सकते हैं भरा हुआ देख रहे हैं, 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जिस इंडिविजुअल का है, उन्होंने क्या है, और जो 22 का जीपीएफ स्लिप इन्होंने और 23 में और उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। इसमें क्या है, जो भी सब्सक्रिप्शन इन्होंने जोड़ा होगा, जो भी अंशदान इन्होंने किया होगा, फिर उतने महीनों का हम इसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके। जैसे इनका क्या है, इन्होंने 12 महीने तक कितना 40,000 किया, तो कितना हो गया 12 चौक 48, तो 4,80,000 इन्होंने पूरे साल तक किया। ठीक है। तो इसका तो क्लोजिंग 21-22 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और जो उसके बाद इन्होंने कितना जोड़ा है, ये 12 महीने तक जोड़ा है। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलें, जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 है अभी, ठीक है, तो उसके हिसाब से चलें, तो इसमें क्या है, जो विवरणिका अटैच होगी, जो मतलब जो जीपीएफ स्लिप है वो अटैच होगी, इसकी वो जीपीएफ स्लिप होगी 22 और 23 की। ठीक है। उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब 22-23 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब जैसे अब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, ठीक है, 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, तो नेक्स्ट में जाएंगे। अब नेक्स्ट में आएगा 23-24 में जितने महीनों तक आपने सब्सक्रिप्शन किया है, जितना अंशदान किया है, तो उतने महीने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लिया अप्रैल में आपने कितना 30,000 किया है, ठीक है, तो 30,000 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है। तो 22-23 का क्लोजिंग बैलेंस और इस महीने अप्रैल महीने में जितना आपने अंशदान किया है, उन दोनों का जोड़ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। ये पॉइंट नंबर ड में आ जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर ग में दिया हुआ है, अगर कोई आपका एडवांस चला हुआ जीपीएफ एडवांस है, तो उसका विवरण इसमें आ जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर ग में आ जाता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर ग में। अगर आपके द्वारा करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई धनराशि निकाली गई है और दोबारा आप निकालना चाहते हैं, तो जितनी धनराशि आपने निकाली है वो आपने इसको मेंशन करना है। ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा समराइज़ करता हूँ। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो वो तो उसका जोड़ तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना जमा किया वो आ जाएगा। अगर मान लिया करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने कभी पैसा निकाला है, ठीक है, तो वो उसका डिटेल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप पॉइंट नंबर क को जोड़ेंगे, पॉइंट नंबर ख को जोड़ेंगे, और पॉइंट नंबर ग में से घटाने के बाद पॉइंट नंबर ड में लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। पॉइंट नंबर क और ख को जोड़ देंगे और इसके बाद ग में से घटा देंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि
जो कुल जमा राशि आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो आपने निकाला है उसको भी तो घटाएंगे। आपने जोड़ा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना जोड़ा, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना जोड़ा। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना जोड़ा और करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना जोड़ा। और आपको करंट फाइनेंशियल में यदि आपने कोई निकाला है तो उसको घटाने के बाद जो शेष राशि आएगी वही आपकी जो जमा राशि होगी। करंट में कितनी जमा राशि है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं कि आप कितनी धनराशि निकालना चाहते हैं। जैसे ये 2 लाख रुपए निकालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको मेंशन कर देंगे आप कितनी धनराशि निकालना चाहते हैं। ठीक है, जितनी धनराशि आप निकालना चाहते हैं उसका उद्देश्य जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। एक ही उद्देश्य के लिए आप दोबारा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में उद्देश्य दिया हुआ है, निकासी का प्रयोजन। ठीक है, पॉइंट निकासी का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य के आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं। इसमें आपको रूल मेंशन करना है। ये ज़रूरी नहीं है जो इंडिविजुअल होता है उसको रूल मेंशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में नियम लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल को अगर याद है तो भर दे, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। जो कंसर्न डीए होता है वो इसको भर देता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर, क्या इस उद्देश्य के लिए पहले धनराशि निकाली गई है तो आपको इसमें नहीं करना है, क्योंकि एक ही उद्देश्य के लिए आप बार बार नहीं निकाल सकते हैं। और फिर क्या आ जाता है, लेखाधिकारी का नाम। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करें। इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें आवेदक के हस्ताक्षर। ठीक है, इसमें आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर नाम नंबर जो भी है रेजिमेंटल नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि ये जो सिफारिश की जाती है कंसर्न अपने जो कंपनी ऑफिस है या कंसर्न जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इसको क्या करती हैं, साइन करती हैं। ठीक है, वो इसको क्या करती हैं, साइन करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अब पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं इस फॉर्म के। अब हम इस फॉर्म के पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं जो कि निर्भरता प्रमाण पत्र है। ये उसी केस में भरना है जब आपका प्रयोजन जो है वो अपने परिवार के सदस्यों को आधार बनाते हुए उस पैसे को निकालना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने जैसे बेटी की शादी हो गई, बेटी की सगाई होगी, इन उद्देश्यों को जो आप पे पूर्णतः डिपेंडेंट है। ठीक है, जो पूर्णतः डिपेंडेंट है आप एज़ पर नियम तो उन्हीं का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, आपको अपना जो अपनी बेटी है या भतीजी है जो भी है उनका मेंशन कर देना है, डेट मेंशन कर दी है, कब शादी होनी, कब सगाई होनी है। ठीक है, फिर आपको इसमें अपना क्या नाम है रेजिमेंटल नंबर भर देना है, साइन कर देने हैं। ठीक है, यहाँ साइन कर देने हैं, पद, नाम और जो भी आपका समवाय है या यूनिट है उस हिसाब से आपको भर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है प्रति हस्ताक्षर। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स जो आपकी कंपनी का या का अपने ऑफिस का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो आप उससे ये क्या है, प्रति हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, प्रति हस्ताक्षर होना चाहिए उससे, तब ये फॉर्म वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर जो कि मैंडेट फॉर्म है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर इसमें क्या है, रेजिमेंटल नंबर है, रैंक है और नाम है। इसमें आपको ये तीनों चीज़ भर देनी है। ठीक है, और मोस्टली आपको बस ये फॉर्म पूरा नहीं भरना है, इसमें बस आपको क्या करना है, ये एक तो अकाउंट नंबर और एक IFSC कोड जिसकी बिल बनाते टाइम बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, यही आपको, और मोस्टली जो आपको याद है वो आप भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें अपना साइन कर देना है। और फिर नीचे आप देखेंगे ये आपका जो DDO होगा वो इसमें, जो आपका DDO होगा वो इसमें साइन करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि GPF फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे है GPF स्लिप या GPF लेजर। इन दोनों में से आप कोई भी अटैच कर सकते हैं, या तो आप GPF स्लिप अटैच कर सकते हैं या GPF लेजर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर आप मकान मरम्मत हेतु GPF निकासी करना चाहते हैं या GPF विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको अपने गांव के सरपंच से एक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवाकर जिसमें मकान मरम्मत के संबंध में उल्लेख किया गया हो तथा मरम्मत की धनराशि अंकित की गई हो, ऐसा आपको प्रमाण पत्र
जीपीएफ फॉर्म के साथ संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने जो पार्षद होता है उससे वो प्रमाण पत्र प्राप्त करके वो आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली देखा गया है कि लोगों को पता नहीं होता है कि पे स्लिप अटैच करनी है, कैंसिल चेक अटैच करना है, पासबुक अटैच करना है, क्योंकि मोस्टली जो कर्मचारी होते हैं वो जीपीएफ फॉर्म के साथ ये चीज़ें अटैच कर देते हैं। ठीक है, जबकि इनकी मोस्टली आप देखेंगे जब देखेंगे कि जब हम जीपीएफ सेंक्शन बनाते हैं, जीपीएफ बिल तैयार करते हैं, तो इनमें जीपीएफ पे स्लिप की और कैंसिल चेक या पासबुक की कहीं आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने मैंडेट फॉर्म ठीक से भरा है और अपना जो जीपीएफ फॉर्म है वो को ठीक से भरा है तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस आवश्यकता है क्रम संख्या 1 और 2 पर दिए गए दस्तावेजों को अटैच करने की। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें कि जो क्रम संख्या 3 और 4, 5 पे दिया गया है इनको अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो अपना डिटेल है, जैसे बैंक से रिलेटेड डिटेल है, तो वो आपको मैंडेट फॉर्म में अच्छी तरह से भरी होनी चाहिए। ठीक है, पे स्लिप में बस हमें पे स्लिप में एक डीए को क्या होता है, बस बेसिक पे की आवश्यकता होती है, वो बेसिक पे आप ठीक से लिख दें और इन तीनों को अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।